हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपके 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 17, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, भुगतान संतुलन तथा विदेशी विनिमय। इस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन क्या होता है। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का अर्थ: बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ गिवन ईयर। भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच निश्चित अवधि में हुए सारे आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन जो है वो एक निश्चित कंट्री का या किसी देश का रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है जो कि वो दूसरी कंट्री के साथ करता है एक साल के अंदर। मतलब अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई लेन देन कर रहा है या कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो लेन देन का हिसाब किताब या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया जाता है, और ये हिसाब किताब जो है एक पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग होता है या एक गिवन ईयर के अकॉर्डिंग होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है कंट्री का। जो कंट्री जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, जितने भी आर्थिक लेन देन करती है दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ, तो उसका जो भी लेन देन होगा, हिसाब किताब होगा, वो एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा या भुगतान संतुलन कहलाता है। In balance of payment accounting, the practice is to show credit on the left side and debit on the right side. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या भुगतान संतुलन है, उसके अंदर जो भी लेखाक्रम किया जाता है या जो भी अकाउंटिंग की जाती है, उसके अंदर जो भी क्रेडिट वाला चीज़ होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं, और जो भी डेबिट होता है उसे हम राइट हैंड साइड शो करते हैं उस अकाउंटिंग में। तो क्रेडिट जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड शो होगा और डेबिट वाला राइट हैंड साइड शो होगा अकाउंटिंग में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंटिंग में। When a payment is received from foreign country, it is credit transaction, while payment to the foreign country is a debit transaction. अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर क्रेडिट है तो लेफ्ट साइड और डेबिट है तो राइट साइड। तो अगर हम पेमेंट करते हैं फॉरेन कंट्री में तो वो डेबिट ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अगर हमें पेमेंट रिसीव होता है किसी विदेशी कंट्री से तो वो पेमेंट हमारा क्रेडिट होगा। मतलब जो भी हमारे पास आएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो भी हमारे पास से जाएगा वो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे और उसे राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो जब हम पेमेंट करते हैं दूसरी कंट्री को तो पैसा जा रहा है, तो इसलिए उसे डेबिट लिखना है, डेबिट साइड ट्रांजैक्शन शो करना है या डेबिट ट्रांजैक्शन होगा वो। और अगर हमें विदेशी कंट्री से या फॉरेन कंट्री से पेमेंट रिसीव हो रहा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एक कंट्री का जिसके अंदर जितने भी वो कंट्री लेन देन करती है, अपनी आर्थिक लेन देन करती है दूसरी कंट्री के साथ एक पर्टिकुलर ईयर में, वो उस रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो भी डेबिट ट्रांजैक्शन है उससे हम राइट साइड शो करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की विशेषताएं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, मतलब आर्थिक सौदे का विवरण। तो भुगतान संतुलन किसी भी देश के आर्थिक सौदे का लेखा जोखा होता है। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो उसका मतलब हम पढ़ चुके थे कि एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें कंट्री जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, जो भी आर्थिक लेन देन करती है दूसरी कंट्री के साथ, वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है।
नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू एस्पेक्ट जो कि है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। भुगतान संतुलन में दो चीज़ें होंगी जो कि है रिसिप्ट और दूसरा वाला है पेमेंट। रिसिप्ट और पेमेंट का हिंदी मतलब अगर हम समझे तो उसे बोलते हैं प्राप्ति और भुगतान। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होंगी, रिसिप्ट और पेमेंट। अगर हमें कुछ चीज़ रिसीव हो रही है दूसरी कंट्री से या विदेशी कंट्री से, विदेशी देश से, तो वो हमें रिसीव हो रहा है जिसे हम प्राप्ति बोलेंगे। और अगर हम किसी का पेमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में तो उसे हम पेमेंट बोलेंगे या भुगतान बोलेंगे। तो उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला है रिसिप्ट और दूसरा है पेमेंट। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड जनरली फॉर 1 ईयर। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की या संतुलन भुगतान की, तो वो जनरली एक कंट्री जो है एक निश्चित अवधि में बनाती है और यूजुअली वो निश्चित अवधि जो होती है वो 1 साल की होती है। इट इंक्लूड विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स। इसके अंदर जो दृश्य व अदृश्य दोनों आइटम्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। विजिबल और इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं उसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स इंक्लूड किए जाएंगे। वो भले ही देख सकते हैं या जो नहीं दिख सकते हैं, वो दोनों आइटम्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम जैसे कि हम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं पहले से, ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट्स होते हैं वो डबल एंट्री के अंदर आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या संतुलन भुगतान जो है वो भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही चलता है, जहां पर क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है विजिबल और इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दृश्य एवं अदृश्य मदों। अब जैसे कि हम पढ़ चुके थे कैरेक्टर 6 में कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। मतलब दृश्य और अदृश्य आइटम्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन विजिबल और इनविजिबल आइटम होते क्या हैं वो हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम विजिबल आइटम्स को समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं दृश्य मदे। तो विजिबल आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। विजिबल आइटम्स हियर मीन्स दोज आइटम्स विच कैन बी सीन, टच एंड मेजर्ड। दे कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम अथॉरिटीज बिकॉज देयर मूवमेंट इज ओपन। अगर हम बात करें विजिबल आइटम्स की या दृश्य मदे की, तो ऐसे वस्तु या ऐसे आइटम्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको हम माप सकते हैं, वो विजिबल आइटम्स में आते हैं। ये उन सब फिजिकल गुड्स को इंक्लूड करता है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इंपोर्ट किया जा सकता है। मतलब इसमें जितनी भी वस्तुएं आती हैं उनको हम आयात कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी वस्तु होंगी उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ये आइटम्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कस्टम अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि इनका जो मूवमेंट होता है वो ओपन होता है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनविजिबल आइटम्स की या अदृश्य आइटम्स की, तो ऐसे आइटम्स जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ट्रेड जो होता है ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड होता है, जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ऐसी सर्विसेज जो कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड होती है। तो विजिबल आइटम्स में फिजिकल गुड्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे और इनविजिबल आइटम्स में ट्रेड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सेवाएं जो होती हैं वो इंक्लूड की जाती है, जैसे कि शिपिंग, बैंक, इंश्योरेंस मतलब बीमा, वो सब इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर जो भी सर्विसेज होती हैं वो या तो दी जाती है या तो रिसीव की जाती है। इट कैन बी गिवन और रिसीव। दे आर इनविजिबल इन सेंस दैट इट कैन नॉट बी सीन, टच, फील और मेजर। ऐसे आइटम जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और मेजर नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड की जाएंगी। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या भुगतान संतुलन है उसमें दो आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में फिजिकल गुड्स आ जाएंगे जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन इनविजिबल आइटम्स जो हैं, जो अदृश्य होते हैं, उसके अंदर हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है, शिपिंग जो है और आदि बहुत सारी सर्विसेज, सेवाएं जो है इंक्लूड की जाएगी। लेकिन इन सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते। तो ये आइटम्स जो होंगे वो इनविजिबल आइटम्स कहलाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या क्या होता है या उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है करंट अकाउंट या जिसे हम चालू खाता बोलते हैं। अ करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर हम बात करें करंट खाते की या चालू खाते की, तो चालू खाते से आशय है उस खाते से जिनमें उन प्राप्तियों और भुगतान का लेखा किया जाता है जो चालू वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं। तो करंट अकाउंट एक कंट्री का उसे बोलते हैं जिसमें जितने भी लेन देन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं और वो एक चालू वर्ष के अंदर किए जाते हैं, वो करंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। और इसके अंदर हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र भी इंक्लूड करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें रिसीव हुई है बिना कोई मेहनत किए या कोई ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे कि गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र के अंदर आता है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर जितने भी लेन देन होते हैं फिनेंशियल असेट्स में वो लिखे जाते हैं। और वो लेन देन या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा, लंबे समय के लिए या कम समय की अवधि के लिए कुछ बोरो किया गया है, उधार लिया गया है, तो वो कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। Thus, capital account shows international flow of loan and investment and represent a change in countries foreign assets and liabilities। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो पूंजी खाता है या कैपिटल अकाउंट है वो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट शो करेगा कि दूसरे देश से हमने कितना लोन लिया है या दूसरे देश को कितना लोन दिया है या कितना हमने निवेश किया है, वो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा या पूंजी खाते में दिखाया जाएगा। और ये एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है कि एक कंट्री में कितने चेंजेस आए हैं फॉरेन असेट्स और फॉरेन लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होंगे जो कि है करंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को चालू खाता और कैपिटल अकाउंट को पूंजी खाता बोला जाएगा। करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो इंक्लूड किए जाएंगे। और कैपिटल अकाउंट में हम फिनेंशियल असेट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, भले ही वो शॉर्ट टर्म वाले हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले हो, वो इंक्लूड किए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट जो है एक तरीके से इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट को शो करता है कि इंटरनेशनली हमने कितना लोन और इन्वेस्टमेंट किया है या दिया है। और एक ये भी बताता है कि कितना फॉरेन असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आए हैं एक कंट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे हम विदेशी विनिमय दर बोलते हैं हिंदी में। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है द रेट एट विच वन करेंसी बाय और एक्सचेंज अनदर करेंसी इज नोन एज द रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक ऐसा अनुपात जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अगर एक कंट्री की करेंसीज जो है वो एक्सचेंज की जाती है या बदली जाती है दूसरी करेंसी में या दूसरी मुद्रा में, दूसरी कंट्री की मुद्रा में, तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर हमारी करेंसी जैसे कि इंडिया की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है या बदली जाती है, तो उस बदलाव को या उस चेंजेस को, उस अनुपात को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इट सिंपली एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल वैल्यू और परचेसिंग पावर। एक तरीके से अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है कि एक करेंसी की क्या परचेसिंग पावर होगी या उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या होगी। तो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो मूल्य होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। अगर एक देश की जो करेंसी है उसे दूसरे देश की करेंसी में बदली जाती है तो उसमें जो भी वैल्यू निकलती है, जो भी मूल्य होता है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। Foreign exchange rates between the two country means the number of unit of one nation currency that are needed to buy one unit of the other nation currency। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की या विदेशी विनिमय दर की, तो एक ऐसा रेट होता है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में
फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का होता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो 40 इंडियन रुपीस एक्सचेंज किए जाते हैं 1 अमेरिकन डॉलर के लिए। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। तो 1 अमेरिकन डॉलर्स के लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 40 इंडियन रुपी देने पड़ेंगे। ये जो आंकड़ा है डॉलर का इंडियन के रुपी के अकॉर्डिंग वो बहुत पुराना है। अभी का जो 1 डॉलर को अगर हम देखें तो उसके लिए हमें इंडियन रुपीस जो है वो 40 से ज़्यादा देनी होती है। तो वो हम उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा हम एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं वो पुराना आंकड़ा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें दूसरी कंट्री की कुछ करेंसी लेनी है तो उसमें हमें अपनी करेंसीज को उस अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, उसके रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कि अगर डॉलर का अभी भाव जो है इंडियन रुपी से देखा जाए तो 1 डॉलर का अगर हमें एस्टिमेट लगाया कि 70 रुपये देना है तो 70 रुपये हमें देना पड़ेंगे और 1 डॉलर हमें उसमें मिलेगा। तो ऐसे करके हम फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू, मुद्रा के मूल्यह्रास। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू रिफर्स टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जब विदेशी मुद्रा के साथ घरेलू करेंसी के प्रचलित मूल्य में कमी की जाती है तो इसे करेंसी मूल्यह्रास कहते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है जब एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कंट्री की जो करेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है इन रिलेशन टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो उस टाइम पे जो डिक्रीमेंट आता है या जो गिरावट आती है वो मूल्यह्रास कहलाता है या मुद्रा के मूल्यह्रास कहलाता है। तो जब कोई विदेशी मुद्रा के साथ साथ हमारी जो घरेलू करेंसी है, विदेशी करेंसी के साथ साथ हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, अगर उसके मूल्य में कमी आ जाती है तो वो करेंसी में मूल्यह्रास कहलाता है या डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब कभी किसी फॉरेन करेंसी में गिरावट आती है और उसके कारण हमारी जो लोकल करेंसी है या डोमेस्टिक करेंसी है उसमें भी गिरावट आ रही है या उसके वैल्यू में भी गिरावट आ रही है, तो उस टाइम पे जो भी गिरावट आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं या मुद्रा के मूल्यह्रास बोलते हैं। The main point of difference between devaluation of currency and depreciation of exchange value is that in case of devaluation, the external value of country currency is decreased by the government, but in case of depreciation in exchange value, the external value of the country currency is decreased automatically as a result of market force. यहाँ पर दो शब्द यूज किए गए हैं जो कि है devaluation और depreciation। तो depreciation तो हम पढ़ चुके हैं, devaluation का मतलब होता है अवमूल्यन। तो अवमूल्यन जो है और जो मूल्यह्रास है उसमें दो एक तरीके से ये सेम बोले जाते हैं लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है, इसमें अंतर होते हैं। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों थोड़े अलग अलग होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इनका जो मतलब है वो सेम होता है। अगर हम बात करें डिवैल्यूएशन की तो ऐसा कंडीशन जहाँ पर कंट्री की करेंसी जो है वो कम हो रही है, लेकिन वो कम होने का कारण जो है सरकार है, मतलब सरकार ने कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है उसको डिक्रीज किया है और उसके वजह से जो हमारी कंट्री की करेंसी है वो उसकी मूल्य में कमी आई है। तो इस सिचुएशन को हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की या मूल्यह्रास की तो उसमें मार्केट फोर्स जो होता है उसके वजह से अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू में गिरावट आती है तो वो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहलाता है। तो दोनों जो टर्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर गवर्नमेंट द्वारा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में गिरावट आ रही है या गवर्नमेंट द्वारा डोमेस्टिक करेंसी में गिरावट की जा रही है तो वो डिवैल्यूएशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी मार्केट फोर्स के वजह से या ऑटोमेटिकली किसी भी रीज़न के वजह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके वैल्यू में गिरावट आ रही है तो वो चीज़ डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है जब किसी विदेशी करेंसी के कारण हमारी डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू में भी गिरावट आ रही है तो वो डेप्रिसिएशन
कहलाएगा या मूल्यह्रास कहलाएगा। लेकिन डिवैल्यूएशन का मतलब है जब हमारी घरेलू करेंसी में या डोमेस्टिक करेंसी में गिरावट आ रही है, उसके मूल्य में गिरावट आ रही है और उसके पीछे कारण है कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी करेंसी की मूल्य में गिरावट किया है, तो वो रीज़न जो होगा वो डिवैल्यूएशन कहलाता है।